हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाविक क्लासेस में हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे और हमने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिकों को पढ़ा था। उसमें जैसे संस्कृत साहित्य था और रासो साहित्य हमने पिछली क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने हमारे अभी साहित्यिक स्रोत हैं उनमें अपने अभी कुछ साहित्यिक स्रोत बचे हुए हैं, उनके बारे में हमें आज की क्लास में और आगे आने वाली क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, अपन देखिए अब साहित्य स्रोतों की बात करें तो साहित्य स्रोतों में आज जिसे हमें साहित्य के बारे में पढ़ेंगे वो साहित्य है वेली साहित्य। कौन सा साहित्य? वेली साहित्य। कौन से साहित्य के बारे में करेंगे? वेली साहित्य। तो आज हम वेली साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि जो वेली साहित्य है, वेली साहित्य होता क्या है। तो देखिए, वेली साहित्य जैसे अपने कहें कि एक तो होता है ऐतिहासिक वेली साहित्य। ऐतिहासिक वेली साहित्य में तो राजा महाराजा या कोई सामंत हो या कोई जमींदार हो, जो भी बड़ा संपन्न व्यक्ति होता है उसके बारे में, उसकी वीरता के बारे में, उसके वैभव के बारे में, इनके बारे में उसका बखान किया जाता है। ठीक है, और बात करूं एक और वेली साहित्य होता है, वो है जैन वेली साहित्य। और जैनी वेली साहित्य में क्या होता है कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं या जैसे कोई उपदेशात्मक वर्णन क्या हो, उपदेश देते हैं ना, उपदेशों का इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे कोई कथा, अगर कोई कहता है कथात्मक जो वर्णन किया जाता था, कथात्मक, वो जैन वेली साहित्य में अपन को मिलता था। हम जो साहित्य के बारे में बात करेंगे वो ऐतिहासिक साहित्य है, ऐतिहासिक वेली साहित्य है। और ऐतिहासिक वेली साहित्य में जब हम बात करते हैं तो देखिए, आज हमारा जो पहला जो वेली साहित्य है उसके बारे में हम बात करें तो आज का जो पहला वेली साहित्य है वो है अचलदास खिचीरी वंचिका। कौन सा है? अचलदास खिचीरी वंचिका। अचलदास खिचीरी वंचिका। ठीक है, अचलदास खिचीरी जो वंचिका है, इसको जिसने लिखा है उसका नाम है शिवदास गांडन। क्या नाम है? तो शिवदास गांडन। ठीक है, इन्होंने इस वेली का रचना की है। ये एक कवि थे। और अब हम बात करें जो इस वेली के अंदर हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो वो हमको जानकारी प्राप्त होती है गागरोन की। ठीक है, कहां की जानकारी प्राप्त होती है? गागरोन। गागरोन वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? तो ये झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ जिले में वर्तमान में गागरोन का क्षेत्र आता है। अब देखिए, यहां के एक शासक हैं गागरोन के शासक का क्या नाम है? तो अचल खिची। कौन है? अचल दास खिची। ठीक है, अचल दास खिची है, ये गागरोन के शासक हैं। और इनका युद्ध होता है मांडू के एक शासक हैं, मुस्लिम शासक हैं, तो मांडू सुल्तान होंग
ठीक है, ये मांडुक्य शासक है होशंग शाह। होशंग शाह गौरी, सॉरी होशंग शाह गौरी। होशंग शाह गौरी का युद्ध होता है किससे? अचलदास खिची से। ठीक है, या यूं कहें कि जो मांडू के जो सुल्तान है होशंग शाह गौरी, उन्होंने गागरोन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इस ही युद्ध की, इस अचलदास खिचरी वंशिका में इस युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि जो जौहर व्रत है, कौन सा व्रत है? जौहर व्रत। जौहर व्रत के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसका पूरा बिल्कुल अच्छे से इसका वर्णन किया हुआ है। जौहर व्रत क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए जौहर व्रत में हम 3 वर्डों का यूज करते हैं। सॉरी, जौहर तो एक होता है, पर हम देखिए 3 ऐसे जब हम बात करते हैं तो 3 चीजें होती है। एक तो होता है साका, ठीक है, एक होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ठीक है, ये वर्ड हमको राजस्थान का जब इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो ये 3 वर्ड हमको बारंबार सुनने को मिलते हैं। तो देखिए जो साका है, साका किसको बोलते हैं? तो जौहर प्लस केसरिया। ठीक है, जौहर प्लस केसरिया को साका बोलते हैं। देखिए जौहर बोलते हैं जब राजपूत महिलाएं या जो भी रानियां होती थी शासकों की, वो क्या होती थी कि अपने सम्मान को बचाने के लिए जब उनके राजा या जो उनके हस्बैंड होते थे वो युद्ध के लिए चले जाते थे, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए ये लोग अग्नि में अपना वो कर लेते थे, बलिदान दे देते थे। मतलब या हम कहें कि अग्नि में ये अपने आप को अग्नि लगा लेती थी, अग्नि में झोंक देती थी अपने आप को। इसको बोलते हैं हम जौहर। ठीक है, और केसरिया किसको बोलते हैं? तो देखिए जब भी कोई शासक मान लो किसी दुर्ग पे आक्रमण कर दे, उसको घेर ले, जब पता चले कि अब हमने जीतने की कोई संभावना नहीं रही है या अंदर का रसद सामग्री खत्म हो गई है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तब क्या करते थे जो राजपूत शासक थे वो क्या करते थे कि जो केसरिया वस्त्र धारण करके और युद्ध करने के लिए टूट पड़ते थे और मरने या जीने की बात पे आ जाती थी, इस बार या उस बार। और उसी में ये कितनी बार वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, ज्यादातर जब ऐसी कंडीशन आती थी तो वीर गति को ही प्राप्त होता था। तो इसको बोलते हैं केसरिया। केसरिया करते हैं पुरुष और जौहर करती है महिलाएं। जब दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि हम कहें कि रणथंभौर में जब अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी रणथंभौर चित्तौड़ में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उसको घेर लिया, जब कोई कुछ वो नहीं बचा तो राणा रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। जौहर और केसरिया दोनों मिलके क्या कहलाए? साका। ठीक है, तो यही होता है साका, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? साका। तो इस जौहर व्रत है, जौहर व्रत के बारे में अचलदास खिचरी वंशिका में स्पष्ट जानकारी अपन को मिलती है, इसका अच्छे से वर्णन किया हुआ प्राप्त होता। तो देखिए जो अपना जो अगला जो साहित्य है वो कौन सा साहित्य है? तो वह है कहानर्दे। कहानर्दे प्रबंध। ठीक है, अगला कौन सा अपना साहित्य है? कहानर्दे प्रबंध। अब देखिए हम बात करें कहानर्दे प्रबंध की, तो कहानर्दे प्रबंध के बारे में पहली चीज तो ये कि ये कब का ग्रंथ है? तो वो है 15वीं शताब्दी का। ठीक है,
15वीं शताब्दी में जालोर में एक शासक थे जिनका क्या नाम था, अक्खेराज। कहां के शासक, जालोर, जालोर के शासक अक्खेराज, अक्खेराज, ठीक है। अक्खेराज के आश्रय प्राप्त किया हुआ एक कवि था, उस कवि का क्या नाम है, तो उस कवि का नाम है कवि पद्मनाभ। कौन सा है, पद्मनाभ। कवि पद्मनाभ कहानरदेव प्रबंध के क्या है, लेखक, ठीक है, रचनाकार हैं इसके कहानरदेव प्रबंध। और कहानरदेव प्रबंध कौन है, तो जालोर के शासक अक्खेराज के यहां आश्रय प्राप्त एक कवि है पद्मनाभ, ठीक है। अब देखिए हम बात करें जो कहानरदेव प्रबंध है, कहानरदेव प्रबंध में जिस पर जो आधारित है ये कहानरदेव प्रबंध, तो ये किस पे आधारित है, तो ये जालोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण पर, ठीक है। किस पे आधारित है, तो जालोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के ऊपर ये ग्रंथ आधारित है। अब देखिए इसमें हमको जो जानकारी मिलती है, तो जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था, तो यह आक्रमण तो 14वीं सदी का है, ठीक है, 14वीं सदी के में हम कहें शुरुआत का है। अब जब इन्होंने जालोर पे जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण करता है तो इसको घेर लेता है, जालोर को अलाउद्दीन खिलजी पूरे किले को घेर लेता है। और पूरे किले को घेरने के बाद में जब इनको लगता है, उस समय यहां के जालोर के शासक कौन, तो कानरदेव, ठीक है, कानरदेव यहां के शासक। और कानरदेव अपने पुत्र वीरमदेव, क्या नाम उनका पुत्र है, वीरमदेव और उसके सैनिकों के साथ में जब लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो लोग युद्ध करने के लिए उनके ऊपर तुर्की सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसी में दोनों कानरदेव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनकी जो रानियां थी वो जौहर कर लेती है। इसी के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जालोर का शासक कौन है उस समय, जालोर के शासक कानरदेव, कौन है, कानरदेव, ठीक है। इनका पुत्र कौन है, पुत्र वीरमदेव, ठीक है। कानरदेव और वीरमदेव दोनों ही युद्ध में कूद जाते हैं और दोनों ही वीरगति को प्राप्त होते हैं और स्त्रियां जौहर कर लेती है, ठीक है। तो यह संपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा अब उनको क्या जानकारी प्राप्त होती है, एक चीज ये कि जो उस समय की जो वहां की जो राजनीतिक एवं सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में देखिए। जौहर प्रथा किसका हिस्सा है, तो सामाजिक प्रथाओं का, सामाजिक कुप्रथाओं का, हम कहें कि सामाजिक जो प्रथाएं उस समय थी उसका एक हिस्सा था जौहर प्रथा भी, ठीक है। या हम कहें सती प्रथा में बस इसमें और इसमें एक ही अंतर होता है, सती प्रथा में और जौहर प्रथा में, कि जौहर में पति कहीं और दूसरी जगह मर जाता है और औरत कहीं दूसरी जगह अपने आप को अग्नि लगा लेती है। और सती प्रथा में क्या होता था कि जब पति एक्सपायर हो जाता था उसके साथ में उसकी पत्नी को भी उसी की आग में वहां पे बिठा दिया जाता था, तो वो उसी में चिता में सती हो जाती थी, ठीक है। पर दोनों में ये तो था कि जब पति मर गया, उसमें मरने जा रहा है, इसमें मर चुका होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सती प्रथा को हम कुप्रथा बोलते हैं। जौहर प्रथा भी एक तरह से कुप्रथा ही थी,
पर इसमें हम ये जोड़ लेते हैं कि स्त्री अपने सम्मान के लिए, सम्मान को बचाने के लिए इस तरह के कार्य कर लेती थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए कानड़ देव प्रबंध के बारे में हमारे इतिहासकार हुए हैं एक, उनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। कौन है इतिहासकार? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जब भी इस ग्रंथ के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो इसका जो लेखक है, उस लेखक ने इसकी जो घटनाओं का जो वर्णन किया है, घटनाओं का जो वर्णन किया है, वो राज की जो उस समय की जो ऐतिहासिक पुष्टि थी, जिनको पुष्टि करने के जो साक्ष्य थे, उनसे पुष्टि कर करके इसको पूरा लिखा है। मतलब ये एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे उसी समय लिखा हुआ हो। ठीक है, ये सभी जानकारी अपने कानड़ देव प्रबंध के बारे में। तो देखिए भाई, जो अपना जो अगला जो साहित्य है वो कौन सा साहित्य है? तो वो है राव ज्योतिषीरो छंद। कौन सा है? राव ज्योतिषीरो छंद। ठीक है, राव ज्योतिषीरो छंद। ठीक है, अब हम बात करें राव ज्योतिषीरो छंद के बारे में। तो पहली बात तो यह कि जो इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? तो बिट्ठू सुजे। कौन है? बिट्ठू सुजे। बिट्ठू सुजे ने कब लिखा है यह ग्रंथ? तो यह ग्रंथ लिखा है 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है बिट्ठू सुजे द्वारा। और जहां के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है, जिस जगह के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन सी जगह है? तो वो है बीकानेर। बीकानेर में, बीकानेर की प्राप्त होती है। और बीकानेर में भी मैं बात करूं, जो बीकानेर के एक शासक हुए हैं राव जेतसी। ठीक है, राव जेतसी के बारे में इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। राव जेतसी की जो युद्ध जो प्रणाली थी, या वहां के जो स्थानीय रीति रिवाज, किस किस के बारे में? तो युद्ध प्रणाली, एक तो युद्ध प्रणाली, युद्ध प्रणाली व स्थानीय रीति रिवाज, स्थानीय रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके समय की बात करें? तो राव जेतसी के समय के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। एक के शासक मुगल शासक थे। मुगल शासक का बाबर का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, बाबर है। बाबर का एक पुत्र तो था हुमायूं। हुमायूं के हिसाब से सब जानते हैं बाबर को। ठीक है, या बाबर को वैसे भी जानते हैं। और बाबर का एक पुत्र था कामरान। कौन है? कामरान। कामरान ने बटनेर दुर्ग पर, किस पे? बटनेर दुर्ग पर, बटनेर दुर्ग पे आक्रमण कर दिया कामरान ने। और बटनेर दुर्ग को बचाने के लिए राव जेतसी ने कामरान से युद्ध किया। और इस युद्ध के अंदर ये राव जेतसी वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब मृत्यु हो गई इनकी इसी युद्ध में। यह संपूर्ण जानकारी अपन को राव ज्योतिषीरो छंद से प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन अगले जो स्रोत हैं उनके बारे में, जो साहित्य हैं उनके बारे में हम बात करें तो एक साहित्य है राजरूपक। कौन सा है? राजरूपक। राजरूपक साहित्य। राजरूपक साहित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए राजरूपक जो साहित्य है, इसकी जो रचना की है वो किसने की है रचना? तो उसके बारे में हम बात करें तो वीरबाण। किसने रचना की है? वीरबाण ने। ठीक है, अब देखिए जो वीरबाण है, वीरबाण ने कहां के बारे में रचना की है? तो जगह के बारे में बात करें तो जोधपुर। जोधपुर के बारे में बात की। जोधपुर में हम बात करें, जोधपुर के एक शासक थे, ठीक है, अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह।
अभय सिंह के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए जो वीर बाण है, वीर बाण किसके समकालीन है? तो अभय सिंह के। ये दोनों एक ही समय के हैं और एक ही समय के होने के साथ साथ में एक ही रियासत से संबंधित थे, जोधपुर से दोनों ही। और दोनों से जब वीर बाण है वो अभयराज के साथ, अभय सिंह के साथ में कोई भी युद्ध होता था तो उसमें जाते भी थे स्वयं भी। तो जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा राजरूपक है, वो अभय सिंह द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं उनका आंखों देखा वर्णन इसमें किया गया है। मतलब ये युद्ध में जाते थे और उस युद्ध को अपनी आंखों से देखते थे और उसी आंखों देखा इसमें हमको वर्णन मिलता है। ये संपूर्ण जानकारी हमको राजरूपक के साहित्य से मिलती। तो देखिए भाई, जो अपना जो अगला जो साहित्य है वो साहित्य है सूरज प्रकाश। कौन सा है? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, ठीक है। अब देखिए जो सूरज प्रकाश जो साहित्य है, सूरज प्रकाश साहित्य के बारे में बात करें तो सूरज प्रकाश साहित्य भी कहां का साहित्य है? जोधपुर का। कहां का साहित्य है? जोधपुर का। यह साहित्य कहां का है? जोधपुर का। और हमने पिछला जो राजरूपक साहित्य पढ़ा था वो भी कहां का था? जोधपुर का। अब देखिए इसमें काफी समानता है राजरूपक इसमें और इसमें, दोनों में। ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है ये भी किसके समय में लिखा हुआ है? तो ये भी अभय सिंह, जोधपुर के शासक अभय सिंह के समकालीन द्वारा, या उनके मैं कहूं कि राज दरबारी द्वारा लिखा हुआ है। इनके एक राज दरबारी कवि थे, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है करणी दान, ठीक है। तो दरबारी कवि करणी दान किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो राज दरबारी, एक राज दरबारी थे कवि, राज दरबारी कवि थे करणी दान द्वारा लिखा हुआ है। और अब मैं बात करूं कि जो राज दरबारी करणी दान है, उन्होंने भी जो अभय सिंह हैं, अभय सिंह के द्वारा जो युद्ध किए गए हैं, किसके बारे में? युद्ध। इन युद्धों का आंखों देखा वर्णन इसमें भी हमको प्राप्त होता है। मतलब कि जो कवि है कर्णिदान, ये भी इनके साथ में युद्ध में जाया करते थे और वहां पे जो आंखों देखा जो हाल होता था उसी का इसमें ग्रंथ में इन्होंने वर्णन किया है। उसके अलावा देखिए हम बात करें तो इस ग्रंथ से हमको उस समय की सामाजिक इतिहास के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है, के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इन युद्धों के अलावा तो उस समय की जो उस समय का जो सामाजिक इतिहास है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। खास तौर पे हम देखें तो सामाजिक इतिहास में क्या आएगा? तो उस समय की जो वेशभूषा है, उस समय का जो खान पान है, उस समय की जो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं और उस समय के जो विवाह की जो प्रथाएं थी उनके बारे में, या अन्य कोई जो भी सामाजिक घटनाएं होती थी उनके बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक इतिहास में हमें आंखें शिकार करने को ले सकते हैं, या कोई दान देने वाली चीज होती है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये जो सूरज प्रकाश जो साहित्य है, ये साहित्य अपने किस चीज के लिए जाना जाता है उसके बारे में अगर बात करूं तो देखिए, जो स्त्री का जो वर्णन है, जिसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें जो वर्णन जिस प्रवाह के साथ में, या हम कहें कि जिस गति से, या कहते हैं ना कि जैसे मतलब एक रोचक रूप से बना के किसी चीज को हम रोचक रूप से प्रस्तुत करें तो सबको मन को भाती है, वैसे ही इसमें भी एक अलग तरीके से, बिल्कुल अच्छे से रोचक तरीके से इसमें
जो इसका लेखन का जो कार्य किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से किया हुआ है। और जो इसकी भाषा है, भाषा कैसी है, तो भाषा है इसकी अलंकरण है, मतलब एकदम मन को लुभाने वाली भाषा है। ठीक है, इसी वजह से ये ग्रंथ ज्यादा प्रसिद्ध है, अपनी भाषा एवं अपने जो वर्णन का जो प्रवाह है, वर्णन के जो प्रवाह की धारा है, उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जो अपना अगला जो ग्रंथ है उसके बारे में जब हम बात करें तो देखिए अपना अगला ग्रंथ है तो वो है वेली कृष्ण रुक्मणी री। कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब जो वेली कृष्ण रुक्मणी जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, अब मैं इस ग्रंथ के बारे में जब हम बात करें तो देखिए पहली चीज तो ये जो इसके रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है कुंवर पृथ्वी राज राठौड़। कौन है? कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। और कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? तो कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ अकबर, सम्राट अकबर में, या मैं कहूं मुगल बादशाह अकबर का सम्मानित दरबारी। कैसा दरबारी? सम्मानित, मतलब इसको वहां पे काफी सम्मान प्राप्त दरबारी था। और अब हम बात करें जो वेली कृष्ण रुक्मणी री है, इस ग्रंथ से जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है तो वो सबसे ज्यादा इसमें जो जानकारी किसी और चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, पर ये जो जिस पे आधारित है वो किस पे आधारित है? भक्ति रस पे। किस पे है? भक्ति रस पे। भक्ति रस पे ये आधारित है, मतलब जो उस समय की जो भक्ति की जो एक भक्ति धारा चली थी उसी भक्ति रस पे ये आधारित ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए इससे जो जानकारी प्राप्त होती है उस समय की जो तत्कालीन जो रीति रिवाज थे, उस समय की जो वैवाहिक प्रथाएं थी, या उस समय का जो खान पान है, मतलब उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उनके बारे में भी, या हम कहें सामाजिक इतिहास के बारे में भी हमको इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। ये भक्ति रस तो था ही, भक्ति रस के अलावा इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो सामाजिक इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अपने वेली साहित्य ग्रंथ के कुछ थे। उसके बाद में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे इसके और भी साहित्य ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में हम बात करते हैं। और उन ग्रंथों के बारे में मैं आपको यहाँ पे उनके नाम, उनके लेखक का नाम और उनके जिसके लिए वो लिखा गया है या उसमें जिसका वर्णन किया गया है उसके बारे में मैं बता। यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बना लेते हैं। तो पहले है हमें गुणवास। ठीक है, गुणवास के लेखक कौन है? तो गुणवास के लेखक हैं कवि हेम। ठीक है, कवि हेम द्वारा लिखा गया है। किसके बारे में लिखा हुआ है? तो जोधपुर नरेश राज सिंह का इतिहास। इन्होंने पूरा राज सिंह का पूरा इतिहास इसके अंदर लिखा है। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा भी लिखा है, तो वो है गुण रूपक। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं
केशवदास। कौन है? केशवदास। ये भी किसके बारे में लिखा हुआ है? तो ये भी जोधपुर के जो नरेश हैं राज सिंह, उनकी गाथा लिखी है इन्होंने। ठीक है, गाथा गाते हैं ना पुनः, वीर गाथा जिसको हम बोलते हैं, तो इन्होंने राज सिंह की गाथा लिखी है गुण रूपक में, केशवदास ने। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो अगला है बुद्धि विकास। कौन सा है? बुद्धि विकास। थर्ड है बुद्धि विकास। बुद्धि विकास। अब देखिए जो इसको लिखा है वो लिखा है भक्तराम साहा। किसने लिखा है? भक्तराम साहा। भक्तराम साहा ने किसके बारे में लिखा है? तो आमेर के कछवा वंश के बारे में। ठीक है, या हम कहें कि आमेर के जो कछवा वंश हैं उनका इतिहास भक्तराम साहा ने बुद्धि विकास के अंदर लिखा है। सॉरी, बुद्धि विकास नहीं है, बुद्धि विलास है। सॉरी भाई, बुद्धि विलास, बुद्धि विकास नहीं है। बुद्धि विलास में इन्होंने जो आमेर हैं वहां के जो कछवा वंश हैं उनके बारे में उनका इतिहास लिखा है भक्तराम साहा ने। उसके बाद में हम बात करें तो हमीर रायण। कौन सी है? हमीर रायण। हमीर रायण। ठीक है, हमीर रायण जो ग्रंथ है ये किसके लिखा हुआ है? तो बांडव व्यास। ठीक है, तो भांडस व्यास है, सॉरी भांडस व्यास द्वारा ये लिखा हुआ है। और इसमें जिसके बारे में बात की गई है तो वो किया हुआ है रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर के चौहान वंश। विशेषकर किसके बारे में? तो विशेषकर अगर हम बात करें तो हमीर देव के बारे में विशेषकर इसमें लिखा हुआ है। हमीर देव का इसमें इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनका पूरा इतिहास लिखा है, पर विशेष रूप से जो लिखा है जिसपे मतलब ज्यादा फोकस किया हुआ है, ज्यादा प्रकाश डाला हुआ है, वो किसके बारे में डाला हुआ है? वो हमीर देव के बारे में। उसके बाद में देखिए अपना जो अगला जो है उसके बारे में हम बात करें तो हमीर बंधन। कौन सा है? हमीर बंधन ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है अमृत कैलाश। इन्होंने जो लिखा है वो भी रणथंभौर के चौहान वंश का हमीर देव के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, रणथंभौर के जो चौहान वंश में जो हमीर देव हैं, हमीर देव का ही इतिहास अमृत कैलाश ने भी हमीर बंधन में लिखा है। उसके बाद में हम बात करें तो अगला जो अपना वो है ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है राजविलास। कौन सा है? राजविलास ग्रंथ की हम बारे में बात करें तो राजविलास ग्रंथ के जो कवि हैं वो लेखक हैं वो कौन है? कविमान। कौन है? कविमान द्वारा लिखा हुआ है। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है? तो ये मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? तो मेवाड़ के गुहिल वंश का इतिहास। ठीक है, मेवाड़ के गुहिल वंश का इसमें इतिहास लिखा हुआ है। कौन से में? राजविलास। इसके लेखक कौन है? कविमान। देखिए भाई, उसके बाद में अपना जो अगली जो है उसके बारे में बात करें। कौन? अब अगला है अपना
हमीर हट, ठीक है, हमीर हट। हमीर हट के लेखक कौन है? तो हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर, ठीक है। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि रणथंभौर रणथंभौर के चौहान वंश एवं हमीर का इतिहास, ठीक है। तो हमीरठ में क्या लिखा? हमीरठ किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। इसमें भी हमको किसका वर्णन मिलता है? तो रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनका, और उसमें भी खास तौर पे जो हमीर देव है, ठीक है, हमीर नहीं है, हमीर देव का इतिहास हमको इसमें मिलता है। उसके बाद में देखिए जो अपना जो अगला जो टॉपिक है वो है रणमल्ल छंद। रणमल्ल छंद के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए जो इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? तो लेखक हैं इसके श्रीधर व्यास द्वारा लिखा हुआ है। और श्रीधर व्यास द्वारा ये जो लिखा हुआ है इसमें हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो ईडर, ठीक है, ईडर के शासक रणमल एवं पाटन के शासक जफर खां के बीच युद्ध का वर्णन, ठीक है। इससे हमको क्या जानकारी? देखिए रणमल जो छंद है इसमें किसने लिखा है? श्रीधर व्यास ने। तो इसमें देखिए जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि ईडर के एक शासक है रणमल और पाटन का एक शासक है जफर खां, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसी के बारे में हमको जानकारी इसमें प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में हमें आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए अगला जो अपना आता है वो कौन सा आता है? तो वो है रुक्मणी हरण। कौन सा है? तो वो है रुक्मणी हरण, ठीक है, रुक्मणी हरण। अब देखिए रुक्मणी हरण है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है शैली सुला। कौन है? शैली सुला के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और इसके अंदर जो जानकारी प्राप्त होती है तो वो जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय की जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके बारे में। किसके बारे में? सामाजिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। सामाजिक व्यवस्थाएं जो जैसी थी उस समय की, उसके बारे में हमको इसमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए जो अगला जो अपना है वो है राठौड़ रतन सिंह। राठौड़ रतन सिंह महेश दातोरो वंशी का। कौन है? महेश दासतो, ठीक है, महेश दासोत री वंचिका या वंचिका, ठीक है। ये राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वंचिका, ठीक है। इस ग्रंथ के देखिए जो लेखक हैं वो कौन है? खिड़िया जग्गा। कौन है? खिड़िया जग्गा द्वारा ये
लिखित है, और इसमें जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो मेवाड़ के नरेश रतन सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और रतन सिंह का विवाह पद्मिनी के साथ में होता है, उसके बारे में भी इसमें हमको जानकारी प्राप्त होता है, या उनका जो वीर रस है उसकी कथा इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में हम बात करें तो हमीर मदगर्दन, कौन सा है अगला, हमीर मदगर्दन, हमीर मदगर्दन है। हमीर मदगर्दन देखिए किसके द्वारा लिखी हुई है, तो जयसिंह सूरी, किसके द्वारा लिखा हुआ है, जयसिंह सूरी के लिखा हुआ है। और इसमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो रणथंभौर के राणा हमीर देव, किसके बारे में, हमीर देव के बारे में, हमीर देव का इतिहास, ठीक है। देखिए जिस देश में भी हमीर आ रहा है ना, वो सब कहां के हैं, रणथंभौर के। और रणथंभौर में भी स्पेशल किसके बारे में लिखा हुआ है, तो राणा हमीर देव के बारे में इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए अगला जो अपना है उसके बारे में बात करें तो हमीर चौपाई, कौन सी है, हमीर चौपाई, ठीक है। हमीर चौपाई के लेखक कौन है, तो मंडन विजयशाह, कौन है, मंडन विजयशाह, किसके बारे में लिखा हुआ है, तो वही राणा हमीर देव का इतिहास लिखा हुआ है रणथंभौर के, उसके इतिहास का पूरा चित्रण किया हुआ है, ठीक है। चित्रण इसमें देखिए इतिहास एक तो लिखा जाता है, एक चित्रित किया जाता है, तो इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है हमीर चौपाई के अंतर्गत। अब देखिए अगला जो अपना है वो है हमीर राछाड़ा, हमीर राछाड़ा, ठीक है। हमीर राछाड़ा के किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो राजरूप के द्वारा। इसके लेखक कौन है, राजरूप ने इसके लिखा है। और किसके बारे में लिखा है, तो रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव से। अपना जो अगला जो है उसके बारे में हम बात करें तो अगला कौन सा है, तो एक की मैंने अभी एक बात की थी, तो वो कौन सा था, चित्तौड़ गजल। पहले तो उसको लिख लो भाई, चित्तौड़ गजल के लेखक कौन है, खेता, ठीक है। किसके बारे में वर्णन करता है, तो गुहिल वंश का वर्णन, ठीक है। गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। गुहिल वंश कहां का था, मेवाड़, या मेवाड़ के गुहिल वंश का वर्णन इसमें मिलता है चित्तौड़ गजल के अंतर्गत। किसके द्वारा लिखा हुआ है, खेता। अगले उसके बारे में बात करें तो अगला कौन सा है अपना, तो वो है वीर मायना है। वीर मायना किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है बादर। क्या कौन लेखक है इसके, बादर। और किसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है भाई ये, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें अगले जो है उनका नाम क्या है, तो वो है रघुनाथ रूपक। कौन सा है, रघुनाथ रूपक के देखिए रघुनाथ रूपक का जो लेखक है वो कौन है, तो वो है मंछा राम सेवक। कौन सा है, मंछा राम सेवक, ठीक है। मनसा राम सेवक द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो मध्यकालीन भक्ति काव्य। कौन सा लिखा हुआ है, मध्यकालीन भक्ति काव्य। कैसा है ये, मध्यकालीन भक्ति काव्य का
भक्ति के बारे में लिखा हुआ है, भक्ति रस ग्रंथ है। तो ये सभी अपने कौन से ग्रंथ हो गए भैया? वैली साहित्य के जो भी ग्रंथ है अपने, वैली साहित्य आज अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वैली साहित्य के बाद में हमें जो अपना जो अगला जो बचा हुआ है वो ख्यात साहित्य बचा हुआ है, पारसी साहित्य बचा हुआ है, और कुछ वर्तमान के जो लेखक हैं उनके बारे में अपना बचा हुआ है। उनके बारे में हम अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस लिंक को अपने, अगर आपको ये वीडियोस पसंद हैं, आए हैं, तो इस लिंक को कृपया अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको फैलाइए। ठीक है, तो जय हिंद।